भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कितना प्रेम है, इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उसके निशाने पर हमेशा कोई राज्य रहता है और वो एक राज्य से फ्री होकर तुरंत दूसरे राज्य में पहुंच जाती है। और अब बीजेपी पहुंच गई है तेलंगाना में, यानी महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा करने के बाद अब बीजेपी की नजरें हैं तेलंगाना पर। और तेलंगाना की सत्ता हासिल करने का सपना संजोए बीजेपी की पूरी कार्यकारिणी अब तेलंगाना पहुंच चुकी है। लेकिन तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति बीजेपी को कोई भी मौका नहीं दे रही है और पूरी मजबूती से राज्य की सत्ता में टिकी हुई है, क्योंकि हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, लेकिन राज्य में राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ही छाए रहे। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या बीजेपी तेलंगाना हासिल करने का अपना सपना पूरा कर पाएगी? क्या केसीआर को कमजोर कर पाएगी बीजेपी? और केसीआर को चुनौती देने के लिए क्या है बीजेपी की रणनीति? और बीजेपी की रणनीति को कैसे फेल कर रही है टीआरएस? तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, बीते दिन तेलंगाना के हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। 5 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक थी जो राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली से बाहर हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस बैठक के लिए इस बार तेलंगाना को ही क्यों चुना गया? तो आपको बता दें, इसका कारण है आगामी चुनाव। और इस बार बीजेपी को जीत की कुछ उम्मीद नजर आ रही है जो जगी थी 2019 लोकसभा से। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने राज्य की 4 सीटों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में बीजेपी अब तेलंगाना में पैर जमाकर 2018 के वो नतीजे बदलना चाहती है जिसमें बीजेपी को करारा झटका लगा था, या ये कहें कि वो बीजेपी की शर्मनाक हार थी। बता दें, 2018 के नतीजों में राज्य की 119 विधानसभा सीटों में से टीआरएस ने 88 सीटों पर जीत दर्ज करके बहुमत का आंकड़ा पार किया था और बीजेपी को सिर्फ एक ही सीट से संतोष करना पड़ा था। लेकिन साल 2019 के संसदीय चुनावों ने पहली बार बीजेपी को उम्मीदें दी, जब राज्य की 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। और अब बीजेपी उस उम्मीद की किरण को पकड़कर तेलंगाना में डेरा जमाने के सपने संजो रही है। अब ये तो हुई बीजेपी के मंसूबों की बात कि आखिर बीजेपी चाहती क्या है और इस बैठक के लिए हैदराबाद को ही क्यों चुना गया। लेकिन अब बात करते हैं कि इसके लिए बीजेपी की रणनीति क्या है। कैसे बीजेपी टीआरएस के गढ़ में दोबारा सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, जबकि एक बार वो झटका खा चुकी है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार थोड़ा होमवर्क कर लिया है। हालांकि ये होमवर्क, ये रणनीति सफल होगी या नहीं, ये तो अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव अभी दूर हैं और 2023 के आखिर में होंगे। लेकिन बीजेपी तो अभी से पहुंच गई है। उत्तर भारत में बीजेपी की पकड़ है। ऐसे में अब बीजेपी दक्षिण भारत में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी हर स्तर पर जाकर काम कर रही है। यहां तक कि पार्टी ने तेलंगाना सरकार को टारगेट करते हुए पोस्टर भी छपवाए हैं, जिसमें लिखा है सालू डोरा सिलावू डोरा, यानी आपको जितना करना था आप कर चुके, अब आप जाएं। और इसी नारे के साथ बीजेपी अपने पैर जमाने की जुगत में लगी हुई है। इसके लिए बीजेपी अब उन नेताओं को अपने दल में शामिल करने और लुभाने की कोशिश कर रही है जो टीआरएस से खुश नहीं है। कहने को तो कांग्रेस राज्य में विधानसभा में आधिकारिक विपक्षी पार्टी है, लेकिन बीजेपी खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर पेश कर रही है और तेलंगाना में सत्ता हासिल करने का सपना देख रही बीजेपी एक खास रणनीति के तहत काम कर रही है। इसके लिए बीजेपी तेलंगाना में पिछड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेलंगाना में पिछड़े वर्ग की तादाद ज्यादा है। इसके लिए पार्टी ने मुन्नूर कापू जाति से आने वाले बंडी संजय कुमार को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। बता दें कि मुन्नूर कापू पिछड़ी जाति में आते हैं। इसके अलावा मुन्नूर कापू जाति से ही आने वाले एक और नेता डॉक्टर के लक्ष्मण को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। यानी बीजेपी तेलंगाना में पिछड़ों को साधने के लिए लंबे समय से प्लानिंग कर रही है। वहीं बीजेपी दलितों को भी अपनी तरफ करने में लगी हुई है, साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी मजबूती हासिल करने की कोशिश कर रही है। और तेलंगाना के जरिए बीजेपी दक्षिण राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। हैदराबाद में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य एजेंडा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की जमीन को और मजबूत करना है। बैठक के लिए पीएम भी तेलंगाना में पहुंचे हैं। बता दें
कि राज्य में बीजेपी के पास बहुत सीमित दायरा है जिससे वो जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दक्षिण भारत के मतदाताओं को कल्याणकारी मुद्दों और वादों के नाम पर अपने साथ जोड़ना बीजेपी के लिए एक मुश्किल टास्क है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दक्षिण भारत के राज्य तुलनात्मक तौर पर इन मायनों में काफी आगे हैं। यहां तक कि पीएम मोदी की तरफ से शुरू की गई कई योजनाएं तो ऐसी हैं जिन्हें बहुत पहले ही यहां पर यानी दक्षिण भारत में शुरू कर दिया गया था। जैसे केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना, उसका मूल दिवंगत नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी की शुरू की गई आरोग्यश्री योजना ही है। इस योजना का जिक्र आज भी दोनों तेलुगु राज्यों की किताबों में मिलता है। केंद्र सरकार की किसान योजना केसीआर की रैयतु बंधु योजना पर आधारित है, यानी योजनाओं के आधार पर बीजेपी तेलंगाना से काफी पीछे है, तो ये दांव तो यहां नहीं चल पाएगा। अब बीजेपी ने रणनीति तो बना ली है, लेकिन बीजेपी के आगे केसीआर बड़ी चुनौती बने हुए हैं और वो बीजेपी की रणनीति और हर दांव को फेल करने में लगे हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बीजेपी पोस्टर के जरिए टीआरएस पर निशाना साध रही है तो केसीआर भी पोस्टर का ही सहारा ले रहे हैं। टीआरएस ने बड़े बड़े बैनर और पोस्टर पर लिखवाया सालू मोदी संपाकू मोदी, यानी अब बहुत हो गया मोदी, हमें और न मारो। इतना ही नहीं, पिछले एक महीने से देश भर के प्रमुख अखबार तेलंगाना सरकार के विज्ञापनों से भरे हुए दिख रहे हैं। इनमें केसीआर की तस्वीरों को प्रमुखता से जगह दी गई। केसीआर की सरकार ने गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों के परिजनों के लिए भी मुआवजा देने की घोषणा की है। केसीआर की बीजेपी के खिलाफ ये तैयारी बताती है कि भले ही राज्य में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन पार्टी की लड़ाई बीजेपी से है और केसीआर के बयानों में ये साफ जाहिर होता है। इसके अलावा बीजेपी को चुनौती देने और उसके कार्यक्रम को हल्का करने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया। केसीआर और उनके मंत्री यशवंत सिन्हा की अगवानी करने के लिए बेगमपेट हवाई अड्डे पर गए थे। यशवंत सिन्हा की अगवानी करने जा रहे केसीआर ने पहले ही ये कहकर हलचल मचा दी थी कि वो पीएम की अगवानी नहीं करेंगे। केसीआर ने कहा था, और माननीय केंद्रीय मंत्रीगण जो हैदराबाद में बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में जैसा सरकार गिरा है तेलंगाना में देखने को मिलेगा, तेलंगाना सरकार भी गिराएंगे। ठीक बात है, गिराइए। जिसके बाद प्रधानमंत्री के आने पर उनके स्वागत के लिए केवल एक टीआरएस मंत्री हवाई अड्डे पर मौजूद रहा। बता दें कि 6 महीने में ये तीसरी बार है जब राव ने अतिथि प्रधानमंत्री की अगवानी के प्रोटोकॉल को छोड़ दिया है। इससे पहले मई में जब पीएम मोदी ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20वें वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए राज्य का दौरा किया था, तब भी राव बेंगलुरु चले गए थे। राव फरवरी में भी प्रधानमंत्री से मिलने से बचते रहे। उस समय पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन करने के लिए हैदराबाद गए थे और एक बार फिर केसीआर ने ऐसा ही किया है। लेकिन वही वो यशवंत सिन्हा को लेने पहुंचे और जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम हुआ उसने बीजेपी के कार्यक्रम को फीका कर दिया। इतना ही नहीं, केसीआर ने बीजेपी को सीधे तौर पर केंद्र सरकार गिराने की चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, मैं आजाद हो जाऊंगा और फिर केंद्र में आपकी सरकार गिरा दूंगा। अब केसीआर की इस चुनौती से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और इसे देखकर लग रहा है कि तैयारियां तो दोनों तरफ से जोरों से चल रही हैं। बीजेपी भी पूरे होमवर्क के साथ तेलंगाना में उतर रही है, लेकिन टीआरएस को चुनौती दे पाएगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में अपने पैर ना जमा सके इसके लिए मुख्यमंत्री केसीआर ने भी अपनी कमर कस ली है और बीजेपी के हर दाव को फेल कर रहे हैं। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।